दीक्षांत परेड समारोह पहुंचे सीएम सैनी। आज सीआरपीएफ को मिले 39 नए जवान। हरियाणा में हार के बाद जागा कांग्रेस हाईकमान, नेता दिल्ली हुए तलब, तय होगा नेता प्रतिपक्ष का नाम। हरियाणा बजट सत्र से पहले कांग्रेस की बैठक, अजय यादव ने दीपक बाबरिया पर कही बड़ी बात। औरंगजेब की तारीफ कर बुरे फंसे सपा विधायक अबू आजिम। सुरेंद्र कुमार जैन विश्व हिंदू परिषद ने लगाई लताड़। हिमानी हत्याकांड पर बोली बबीता फोगाट, कड़ी से कड़ी होगी कार्यवाही। नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी.com और मैं हूं आपके साथ कोमल पवार। चलिए रुक करते हैं हरियाणा की बड़ी खबरों की तरफ। सीएम सैनी ने दीक्षांत परेड समारोह में सीआरपीएफ को 39 नए जवान दिए हैं और इन्होंने इस उपलक्ष्य में क्या कुछ कहा, पहले आप उसे सुने। याद रखना होगा कि आज के दिन आपने राष्ट्रीय ध्वज को पकड़कर और ईश्वर को साक्षी मानकर जो शपथ ली है वह आपको जनता की सेवा कुशलता से करने के लिए जीवन भर प्रेरित करेगी। आपको यह भी याद रखना होगा कि आपके द्वारा लिए गए प्रत्येक निर्णय का समाज पर गहरा प्रभाव पड़ता है। आपको समाज में हर नागरिक को समान अधिकार देना है और उनके बीच विश्वास पैदा करना है। आपकी भूमिका सिर्फ अपराधियों को पकड़ने की नहीं है, आपको समाज में शांति, सद्भाव और सहयोग का माहौल भी बनाना है। आज मुझे खुशी है कि इस भव्य परेड में हमारे 39 ट्रेनी ऑफिसर्स ने कदम से कदम मिलाकर शानदार परेड का प्रदर्शन किया है। मुझे इनमें 2 बेटियों को देखकर विशेष खुशी भी हुई है। इन्हें देखकर मुझे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा महिलाओं को सेना में कमीशन दिए जाने की बात याद आ रही है। हम उनके आभारी हैं कि उन्होंने देश की आधी आबादी की इस शक्ति को पहचाना और उनके इस निर्णय के बाद अनेक बेटियां देश की रक्षा के लिए सेना में तैनात हो चुकी हैं। सीएम सैनी को सुन रहे थे आप, और आज सीआरपीएफ को 39 नए जवान मिल चुके हैं। रुक करते अपनी अगली खबर का। हरियाणा में विधानसभा चुनावों में कांग्रेस की हार के बाद, यानी कि कुल 4 महीने बाद, अब कांग्रेस हाईकमान ने कांग्रेस संगठन को लेकर मीटिंग बुलाई और इसी में कुमारी शैलजा ने भी संगठन को लेकर बड़ा बयान दिया है और उन्होंने साथ ही साथ दीपक बाबरिया पर भी इशारों में निशाना साधा है। कहीं ना कहीं इस वक्त विधानसभा चुनावों में जिस प्रकार से कांग्रेस को हार मिली थी, ये किसी ने नहीं सोचा था, क्योंकि एग्जिट पोल के हिसाब से कांग्रेस भारी भरकम वोटों से जीतती हुई नजर आ रही थी, लेकिन हुआ जमीनी स्तर पर बिल्कुल उलट। और अब कांग्रेस हाईकमान ने पूरे ही अपने दिग्गज नेताओं के साथ बैठक ली और उसमें क्या कुछ हुआ, कुमारी शैलजा के माध्यम से सुने। तो आज के दिन हमको CWC से जो बेलगावी में हुआ फैसला, उनसे अवगत कराया और जो अभी पीछे इंचार्जेस, जनरल सेक्रेटरीज की मीटिंग हुई थी शीर्ष नेतृत्व के साथ, कांग्रेस प्रेसिडेंट और राहुल जी के साथ, उसमें जो फैसले हुए उसके बारे में बताया और उसके बाद और किसी ने कोई संबोधित नहीं किया और उसके बाद वो अलग अलग सबसे मिल रहे हैं जो अपनी बात संगठन के मतलब कुछ बात कहना चाहें, कैसे मजबूती हो और आगे कांग्रेस के प्रोग्राम्स को कैसे हम सफल बनाएं, उसके बारे में बातचीत हो रही है। संगठन को लेके कुछ उम्मीद है, संगठन अब विस्तार होगा? ये इस चीज को एहसास है और चिंता भी है कि संगठन का अभाव हरियाणा में साल से है, तो ये चर्चा का विषय है। और क्योंकि अभी जो मीटिंग हुई थी जनरल सेक्रेटरीज और इंचार्जेस की, उसमें एक ये मुद्दा था कि संगठन को शीघ्र जिस राज्य में अभी कमी है उसमें उसको जल्दी
बातचीत करके पूरा किया। मैम, चुनाव नतीजों के बाद जिम्मेदारी तय नहीं हुई, आपने या बाकी नेताओं ने इसको इस बात पर प्रकाश डाला? देखो वहाँ पे तो किसी और ने कुछ संबोधित किया नहीं है, अध्यक्ष जी ने स्वागत किया था उसके अलावा, लेकिन अलग अलग से मिल रहे हैं हरिप्रसाद जी और अपनी बात रखने का सबको अधिकार है, जिसको जो लगे वहाँ पर कर सकते हैं। तो जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। जिम्मेदारी तय होनी चाहिए मैम। देखो अगर जीतते हैं तो है ही, और अगर हार हुई है तो सबको देखना भी चाहिए कि कहाँ क्या कमी रही है, जीती हुई बाजी हम कैसे हारे। मैम प्रभारी तो बदले और प्रदेश अध्यक्ष को लेके भी कोई निर्णय है, ऐसी कोई जानकारी? क्योंकि बताया जा रहा है कईयों ने अपनी राय रखी है प्रदेश अध्यक्ष को लेकर। देखो ऐसा है, ये फैसला हाईकमान का होता है, चाहे वो पीसीसी की बात हो या सीएलपी की बात हो। ये सीएलपी के बारे में तो रेजोल्यूशन वन लाइन रेजोल्यूशन है, फैसला तो इन दोनों चीज़ों के बारे में कि क्या करना है नहीं करना है, क्या करना है, किस रूप में करना है, ये तो हाईकमान का ही फैसला होगा और उचित समय पर वो फैसला होगा। नए प्रभारी आने के बाद में मैम हालात बदलेंगे, जिस प्रकार से पिछले प्रभारी को लेकर लगातार सवाल निशान बिल्कुल, क्योंकि नए प्रभारी बहुत अनुभवी हैं, 4 दशक से ज़्यादा का इनका संगठन का भी अनुभव है, ज़मीन का अनुभव है और पूरी हम उम्मीद हम रखते हैं उनसे कि जो भी कमियां रही पीछे और कमियां रही ये सब मानते हैं, अगर कमियां नहीं होती तो इस हाशिए पर कांग्रेस पार्टी ना पहुंचती और हम जीतते हुए हम आज के दिन इन हालात का हमको सामना करना पड़ रहा है। आप कुमारी शैलजा को सुन रहे थे, जिन्होंने संगठन को लेकर एक बार फिर से कांग्रेस हाईकमान से गुहार लगा दी है, क्योंकि ये बात किसी से छिपी नहीं है कि विधानसभा चुनावों में भी कांग्रेस पार्टी लगातार मैं की राजनीति करती रही। अपने विधायकों को उतारने के लिए कांग्रेस हाईकमान से वो लड़ती रही, वो लगातार ये प्रश्न उठाती रही, हमेशा से ही जाट पॉलिटिक्स जिसलिए हरियाणा की राजनीति जानी जाती है, कांग्रेस पार्टी ने लगातार वही काम किया और अपने विधायकों को ही चुनावी जड़ में उतारा। लेकिन हुआ वही जिसका बीजेपी को भी अंदेशा था। कांग्रेस की अंतर्कलह से कांग्रेस पार्टी विधानसभा चुनाव हार गई, जिसको लेकर कुमारी शैलजा ने भी बड़ा बयान दिया है कि कहीं ना कहीं संगठन की आवश्यकता है। बहरहाल अब कांग्रेस संगठन बनाने में कितनी कामयाब होगी ये तो वक्त ही बताएगा। रुक करते अपनी अगली खबर की ओर। इस वक्त कांग्रेस में चिंतन मंथन का दौर लगातार जारी है, क्योंकि कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि शायद कांग्रेस पार्टी विधानसभा चुनावों में हुई हार के बाद से ही अपनी पार्टी को मजबूत करने की कवायद में जुट गई है। और इसी में कांग्रेस के जाने माने नेता और जो एक सलाहकार के रूप में भी अपने आप को प्रस्तुत करते हैं अजय यादव ने भी संगठन को लेकर तो बड़ी बात कही ही, साथ ही साथ उन्होंने खुले रूप से दीपक बाबरिया पर भी निशाना साधा है, क्योंकि कहीं ना कहीं प्रभारी के रूप में दीपक बाबरिया पहले भी थे और दीपक बाबरिया ने जिस हिसाब से विधानसभा चुनावों में खुद को अलग कर लिया था एक मोमेंट पर आके, एक समय में आकर, तो कहीं ना कहीं उस वजह से कुमारी शैलजा और भूपेंद्र हुड्डा के बीच में भी जो तनातनी का हमने दौर देखा वो इस हिसाब से भी लगाया जा सकता है कि दीपक बाबरिया की एब्सेंस में, उनका ना होना कहीं ना कहीं विधानसभा चुनावों में उन्होंने असर डाला। और अब अजय यादव ने क्या कुछ कहा है उन पर, उसे सुने। कि मैंने तो जो अपनी राय रखी है कि पीसीसी अध्यक्ष वो होना चाहिए जो पार्टी लाइन को टो करे और जो किसी ग्रुप या किसी खेमे से ना हो और जिसका अपना खुद का जनाधार हो। और तीसरी बात ये है कि जो 50% जो रायपुर अधिवेशन में ये कहा गया था कि 50% SC ST OBC माइनॉरिटी को जो मिलना चाहिए वो मिलना चाहिए। यहाँ तक CLP की बात है, मैंने उनसे ये कहा कि कंसेंसस से जो MLA चाहते हैं उनकी राय लेके उसके मुताबिक जो है CLP लीडर चुना जाए। नहीं, मैं तो कह रहा हूँ, आप देखिए नायब सिंह जी हैं वो OBC से हैं, अपने कृष्ण पाल गुर्जर वो OBC से हैं, अपने भूपेंद्र यादव OBC से हैं, कृष्ण पाल गुर्जर वो OBC से हैं, तो और सुधा यादव CEC की मेंबर है, तो वहाँ तो OBC को काफी नंबर ने दे रखा है। हमारे यहाँ जो रिप्रेजेंटेशन जो OBC को दिया हुआ है वो 0 है। तो मैंने उनसे कहा है कि इस मामले में भी, और हरिप्रसाद जी क्योंकि जो हैं एक मंजे हुए खिलाड़ी हैं और पहले भी इसके हमारे प्रभारी रह चुके हैं और संगठन से हमेशा उनको जुड़ाव रहा है, तो मुझे उनसे बहुत उम्मीद है कि वो जल्दी इस मामले को सॉल्व करेंगे। हार की बात तो पहले बहुत कुछ हो चुकी है, उस पर तो मैंने यही कहा कि बाबरिया जी का जो माइक्रो मैनेजमेंट था
वो अस्पताल में रहे, कोई माइक्रो मैनेजमेंट कर नहीं पाए और उदय मांझी स्वयं चुनाव लड़ रहे थे। तो जो माइक्रो मैनेजमेंट की जो कमी थी और जो एक कैंडिडेट और जो हाई कमांड और पीसीसी के बीच में जो तालमेल था वो नहीं था, जिसका खमियाजा हमें भुगतना पड़ा। और एक तो मैंने ईवीएम मशीन ने भी जो खेला हुआ है, और वरना तो हम हो सकता है कि हम सत्ता में आ जाते। बाकियों का मेरे सामने किसी ने बात करी नहीं, अलग अलग सबने अलग अलग बात करी है, मैं तो अपनी बात कह सकता हूँ। कब तक फैसला हो जाएगा सीएलपी पे? अब देखिए अब कब तक फैसला करते हैं। अजय यादव को सुन रहे थे आप, जिन्होंने कहीं ना कहीं इशारों ही इशारों में दीपक बाबरिया पर निशाना साध दिया है। यहाँ पर मैं दर्शकों एक बात आपसे बताना चाहूंगी कि हरियाणा विधानसभा चुनावों में दीपक बाबरिया उनके शरीर में कुछ दिक्कतें आ गई थी, जिसकी वजह से उन्हें अस्पताल में भर्ती रहना पड़ा था और इसी के चलते वो पूरे ही विधानसभा चुनावों में नजर कहीं पर भी नहीं आए। और शायद इसी वजह से जो भूपेंद्र हुड्डा और कुमारी शैलजा के बीच में कांग्रेस के दो बड़े दिग्गज नेता हैं और इन दोनों ही नेताओं में अंतरकलह काफी बढ़ गई और इसी के लिए शायद हो सकता है और ऐसा माना भी जा रहा है कि दोनों की अंतरकलह इतनी बढ़ गई आकर सामने के कि इस वक्त विधानसभा चुनावों में कांग्रेस को कहीं ना कहीं इसका नुकसान हुआ। और ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष उदय भान की जिम्मेदारी भी कहीं ना कहीं अगर प्रभारी नहीं है तो ये उनकी जिम्मेदारी बनती थी कि वो खुद ना चुनाव लड़कर वो पार्टी को चुनाव लड़वाएं। लेकिन कहीं ना कहीं हमने विधानसभा चुनावों में ये भी देखा कि उन्होंने पार्टी को परे रखकर स्वयं के बारे में सोचा और वो खुद ही चुनावों में उतर गए। हालांकि उन्हें वहां से भी हार का मुंह देखना पड़ा, लेकिन अब ये सारी की सारा जो कांग्रेस पार्टी में, हरियाणा कांग्रेस में जो अंतरकलह है अब वो खुलकर सामने आ गई है। खैर, अब कांग्रेस अपना नेता प्रतिपक्ष चुन पाएगी या नहीं, ये बड़ा सवाल है और संगठन कांग्रेस बना पाएगी या नहीं, इसको लेकर भी अभी कांग्रेस पार्टी में लगातार घमासान की स्थिति बनी हुई है। रुक करते अपनी अगली खबर का। इस वक्त मैं बात कर लूं यहाँ पर अब्बू आजमी, जो महाराष्ट्र के सपा विधायक है, उनकी एक टिप्पणी ने पूरे देश में भूचाल मचाया हुआ है। जब से छावा की जो फिल्म है वो रिलीज हुई है, तभी से औरंगजेब को लेकर पूरे देश में ही काफी तरह के बयानबाजी की जा रही है और अब्बू आजमी ने भी औरंगजेब की तारीफ कर दी और इसको लेकर उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ भी उन पर भड़के हुए हैं। और अभी हिंदू विश्व परिषद के जो महासचिव है उन्होंने भी उन पर कड़ा निशाना साधा है। उन्होंने क्या कुछ कहा, पहले आप उसे सुने। औरंगजेब क्रूर, धर्मांध और बर्बर आतंकवादी था। उसने इस देश के अंदर लाखों लोगों का जबरन धर्मांतरण कराया और जिन लोगों ने उसकी बर्बरता के सामने घुटने टेकने से इंकार कर दिया, ऐसे लाखों लोगों की बर्बर और निर्मम हत्याएं भी उस आदमी ने कराई थी। उसी ने गुरु तेग बहादुर और उनके साथियों भाई मतीदास, भाई सतीदास, भाई दयाला, इन सबको जिस प्रकार से बर्बर तरीके से यातनाएं देकर मारा था, इतिहास में उसके उदाहरण बहुत कम दिखाई देते हैं। औरंगजेब वही क्रूर शासक था जिसके विरोध में छत्रपति शिवाजी महाराज जीवन भर संघर्ष करते रहे और जिस प्रकार औरंगजेब ने छत्रपति संभाजी महाराज को बर्बरता से यातनाएं देकर मारा, जिस प्रकार उसने गुरु गोविंद सिंह के चारों मासूम साहबजादों की हत्या करवाई, उसके उदाहरण संपूर्ण विश्व की सभ्यता के इतिहास में बहुत कम देखने को मिलते हैं। उसने काशी विश्वनाथ और मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि के मंदिरों को ही नहीं, लाखों और मंदिरों को भी तुड़वाया। ऐसे आदमी को इतिहास कभी क्षमा नहीं कर सकता और जिस समाज पर उसने ये अत्याचार किए हैं वह समाज तो कभी नहीं कर सकता। दुर्भाग्य से मुस्लिम वोटों के लिए होड़ मची है भारत के कुछ नेताओं में, उसी बर्बर औरंगजेब को सम्मान देने की, उसके लिए और अच्छी बातें कहने की। अबू आदमी ने जिस प्रकार से औरंगजेब के तारीफ करते हुए कसीदे कढ़े थे, उसको देश की जनता कभी माफ नहीं कर सकती। उसकी निंदा करने की जगह अखिलेश यादव जैसे समाजवादी पार्टी के कई नेता उसके साथ खड़े हैं और अब तो कांग्रेस के नेताओं ने भी उसकी तारीफ में कसीदे कढ़ने शुरू कर दिए।
विश्व हिंदू परिषद इन राजनेताओं के इन पापों को घोर शब्दों में निंदा करती है और इन सबसे माफी की मांग करती है। औरंगजेब की तारीफ करने वाला कोई व्यक्ति भारत की राजनीति में नहीं टिक सकता। देश की जनता उन्हें कभी माफ नहीं करेगी। कार लगाई है। यहाँ मैं अबू आजमी के बारे में बता देती हूँ। ये महाराष्ट्र से समाजवादी पार्टी के विधायक हैं और फिलहाल चलिए रुक करते हैं अपनी अगली खबर की ओर। सबसे पहले यहाँ पर बात कर लेते हैं अबू आजमी की, जिनकी एक टिप्पणी की वजह से महाराष्ट्र से शुरू हुआ बवाल पूरे देश में छिड़ चुका है। अबू आजमी ने औरंगजेब को तारीफ की है उन्होंने उनकी, और जिसको लेकर योगी आदित्यनाथ तो भड़के ही हैं और अब पूरे ही देश में इसको लेकर बवाल मच गया है। सभी विपक्षी पार्टियां और सत्ता पक्ष की पार्टी एक तरफ हो गई हैं और इसी को लेकर अब औरंगजेब की जो उन्होंने तारीफ की है, इस पर विश्व हिंदू परिषद के जो सुरेंद्र जैन है महासचिव, उन्होंने क्या कुछ कहा है, पहले आप उसे सुने। क्योंकि ये जो विवाद है ये लगातार बढ़ता हुआ जा रहा है। शिवसेना की तरफ से भी लगातार गिरफ्तारी की मांग की जा रही है और ये चीज़ कहीं ना कहीं अबू आजमी के लिए भी मुश्किलें खड़ी कर सकता है, क्योंकि ये पहली बार नहीं है कि जब अबू आजमी इस तरह के विवादों में फंसे हों। वो लगातार ऐसी वाणी है जो वो बोल ठीक है। फिलहाल अबू आजमी ने जो बयान दिया है उस पर शिवसेना ने भी मोर्चा खोल दिया और फडणवीस, सीएम फडणवीस की तरफ से भी लगातार कहा जा रहा है कि उनको जेल हो सकती है। उन्होंने ये बड़ी बात कह दी है और अब देखना होगा कि अबू आजमी उस पे उनके ऊपर और कितनी मुश्किलें खड़ी होती है। रुक करते अपनी अगली खबर की ओर। हरियाणा में हिमानी हत्याकांड ने सभी को हिलाकर रख दिया था। अब इसी के ऊपर बीजेपी नेता बबीता फोगाट की टिप्पणी आई है। उन्होंने क्या कुछ कहा, उसे सुने। जो हत्या हुई है ये बहुत शर्मनाक और निंदनीय है कि जिस प्रकार से बहन का गला घोटकर हत्या की गई और सूटकेस के अंदर जिस तरह से, तो ये समाज के अंदर भी बहुत दुर्व्यवहार और समाज के अंदर भी ये दिखाता है कि लोगों की भावना और लोगों की सोच जो है वो कैसी होती जा रही है। इसके प्रति हम सब लोगों को, समाज को भी जागरूक होने की जरूरत है। अपनी बहन बेटियों को एक सही राह दिखाने की भी जरूरत है। देखिए, एक माँ का दर्द हम समझ सकते हैं कि एक माँ के लिए वो कितना दुखदायी, कितना पीड़ादायक वो चीज होती है जब उसकी बेटी बगैर किसी गलती की वजह से उनके आंखों के सामने चली जाती है और ऐसी हत्या होती है। तो ये स्वाभावनीय ही है कि उस माँ का दर्द, उस पीड़ा को हम महसूस शायद हम शब्दों में नहीं बयां कर पाए, लेकिन जरूर उसको न्याय मिलेगा और जो जिसने ये ऐसा काम किया है और ऐसे निंदनीय काम किया है उसको सजा मिलनी चाहिए और बड़ी से बड़ी सजा मिलनी चाहिए। जिन्होंने कड़ी से कड़ी कार्रवाई की मांग करती है हिमानी हत्याकांड में। आज के लिए सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें पंजाबकेसरी.com। नमस्कार।